हेलो स्टूडेंट्स, CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस का आज लेक्चर नंबर 2 जिसमें लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक मैट्रिक्स चल रहा है। ठीक, पहले लेक्चर का सार आपको बता दें ज़रा, जिसमें हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का फुल एनालिसिस किया था। अगर आपके पास n ऑर्डर की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस लाइन को आप डायगोनल लाइन कहते हैं और इसके अलोंग जो एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n होता है। और खूबी ये होती है इस एलिमेंट्स की कि यहाँ रो कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, i रो नंबर, j कॉलम, अगर आप जनरल एलिमेंट aij चूज करें। फिर इसके ऊपर वाली लाइन को आपने सुपर डायगोनल लाइन कहा था, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n-1 आएंगे और इसकी खासियत होगी कि यहाँ कॉलम ज़्यादा होने लगेगा। कॉलम j रो से एक ज़्यादा होगा इस लाइन में। उसी प्रकार से और ऊपर जाएं तो सुपर डायगोनल लाइन, इसके अलोंग नंबर ऑफ एलिमेंट n-2 होंगे और इसकी खासियत ये होगी कि इसका जो कॉलम नंबर है रो नंबर से 2 ज़्यादा होगा। ठीक, इस प्रकार से आप जाते रहें तो लास्ट में आपको केवल एक एलिमेंट मिलेगा, एक एलिमेंट को कंटेन करने वाली लाइन मिलेगी आपको। ठीक, यानी ऊपर आप जाते रहें, सुपर 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 ऐड करते रहें, नीचे को आए तो सब 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 वर्ड यूज करें, यानी कि इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आप इसको सब डायगोनल लाइन कहते हैं। सब डायगोनल लाइन, इसके अलोंग नंबर ऑफ एलिमेंट n-1 और इसमें इसकी खासियत ये होती है कि यहाँ कॉलम अब कम होने लगेगा रो से, यानी कि रो नंबर कॉलम से एक ज़्यादा होगा इस लाइन में। ये वाली लाइन, इसके अलोंग नंबर ऑफ एलिमेंट n-2, नाम क्या होगा इसका? सब डायगोनल लाइन, है ना। दो नीचे आए हो, 2 स्टेप नीचे तो 2 बार सब लगाओगे, सब डायगोनल लाइन। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n-2 और इसकी खासियत ये होगी कि इसमें जो रो नंबर होगा ये कॉलम नंबर से 2 ज़्यादा होगा। ठीक, ऐसे ही चलते चलते लास्ट में एक लाइन मिलेगी जिसके अलोंग आपको नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ एक रह जाएगा। ठीक, अगर आप इनको ऐड करें, यहाँ के एलिमेंट तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे? n², जो कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक, आसान भाषा में समझें तो इस लाइन को मेन डायगोनल लाइन कहते हैं, जहाँ रो नंबर कॉलम के बराबर होता है। ठीक, इस एरिया का जो भी एलिमेंट आएगा, इस एरिया में जो भी एलिमेंट होगा उसका रो कॉलम से हमेशा कम रहेगा, और इस एरिया में जो भी एलिमेंट आएगा वहाँ रो हमेशा कॉलम से ज़्यादा रहेगा। ठीक, यानी कि ये अपर एरिया, डायगोनल का अपर एरिया कहलाएगा, डायगोनल का लोअर एरिया। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ A25 कौन सी एरिया का एलिमेंट है, तो आप देखोगे कि रो छोटा है कॉलम से, रो छोटा है कॉलम से। कहाँ होता है ऐसा? अपर में। ठीक, आप कहोगे डायगोनल के ऊपर वाले रीजन का एलिमेंट। अगर इसी में आपसे A52 कहा जाए तो आपने देखा कि रो ज़्यादा है कॉलम से, इसका मीनिंग लोअर डायगोनल का ये एलिमेंट। ये हमने एनालिसिस किया था लेक्चर नंबर 1 में। आज उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, आज भी बेसिक ही चलेगा मैट्रिक्स में, इक्वलिटी, सम और प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक, अभी तक आपने उथला सा पढ़ा होगा। ठीक, लेकिन हम डिटेल में आपको बताएंगे, इसलिए आप ये मत कहना कि हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेज, समीशन ऑफ मैट्रिक्सेज, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेज जानते हैं। कुछ नई चीज़ ज़रूर सीखने को मिलेगी, क्योंकि आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो डीपली करनी पड़ेगी। ठीक, हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट वाइज चलना होगा। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेज। वैसे तो आसान टॉपिक है, लेकिन हम एक भी टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेज, 2 मैट्रिक्सेज कब आप इक्वल कहते हैं? आप जानते हैं कि नेसेसरी कंडीशन है 2 मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए कि उनका साइज सेम होना चाहिए। तो नेसेसरी कंडीशन है सेम साइज होना चाहिए, सेम साइज। अगर आप 2 मैट्रिक्स A बराबर Aij m/n ऑर्डर का लेते हैं एंड दूसरी मैट्रिक्स Bij, इसका ऑर्डर भी आपने सेम लिया, यानी कि m/n।
अब ये मैट्रिक्सेस कन्फॉर्मेबल होंगी यदि ए आई जे बराबर बी आई जे, सॉरी कन्फॉर्मेबल तो हो गई है क्योंकि साइज सेम है। अब इनके हर एक प्लेसेस पे रहने वाले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएं तो ये इक्वल मैट्रिक्स होगी। ठीक, तो ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आप समझते होंगे, उल्टा भी सुल्टा भी। ठीक, यानी कि अगर साइज सेम हो गया, ठीक, और ए इक्वल टू बी है दो मैट्रिक्स, तो उसका मीनिंग करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो इक्वल हो जाएंगे। उल्टी प्रोसेस चलिए, सेम साइज के हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो दोनों मैट्रिक्सेज इक्वल हो जाएंगे। ठीक, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आप बखूबी पढ़ते आए होंगे कॉलेज लाइफ में। ठीक, ये था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस का इंट्रोडक्शन। इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन जिससे आपकी थ्योरी क्लियर हो जाए, जिससे आपको पता लग जाए कि प्रीवियस नॉलेज काफ़ी है या आपको और सीखने की ज़रूरत है। ठीक, देखिए क्वेश्चन लिखिए एक, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फॉर व्हाट values of A and B, two matrices are equal। आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 AB एंड B इज इक्वल टू 6 7 0 8 6 7 0 8। तो आपने बताना है कि ए और बी की किन वैल्यूज़ के लिए ये दो मैट्रिक्सेस इक्वल है। ठीक, तो सॉल्यूशन स्टार्ट। पहले तो आप पॉज करके सोचिए ज़रा, ए और बी की क्या वैल्यूज आएंगी। पॉज करें, पहले खुद सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, क्योंकि इजी क्वेश्चन है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस का। तो आपके अकॉर्डिंग बहुत से बच्चों का ए इक्वल टू आया होगा 0 एंड बी इज इक्वल टू आया होगा 8, क्योंकि आपने देखा होगा इसका साइज 2/2, इसका साइज 2/2। ठीक, तो आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, इसलिए ए बराबर 0 बी बराबर 8 कह दिया। लेकिन आप गलत हो, आप गलत हो। ज़रा ऊपर देखिए, ए बी को तो आपने देखा, देखिए इस प्लेस पे 1 बैठा है, इस प्लेस पे 6 बैठा है। अभी अभी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था आपने, इक्वल तभी हो सकते हैं दो मैट्रिक्स, पहले तो उनका ऑर्डर सेम हो, यानी कि साइज सेम है। ठीक है, 2/2 ए बी 2/2 ओ बी, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, केवल एक आध आई जे के लिए नहीं, हर एक आई और जे के लिए, हर एक आई जे के लिए। फॉर ऑल कहा था, दियर एग्जिस्ट नहीं कहा था। फॉर ऑल और दियर एग्जिस्ट में अंतर समझते होंगे आप। ठीक, दियर एग्जिस्ट का मीनिंग होता है कि एक कंडीशन भी आ गई, एक और आई, केवल आई और जे की एक वैल्यू के लिए भी अगर सेटिस्फाई हो गया तो रूल फॉलो हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमने डेफिनेशन में दियर एग्जिस्ट नहीं कहा था, फॉर ऑल कहा था। फॉर ऑल मीन्स आई और जे की वैल्यू कुछ भी रख दो, इक्वल आनी चाहिए। तो आई और जे की जगह जब मैंने 1 1 रखा तो ये एलिमेंट आया, यहाँ का ये एलिमेंट, ये दोनों इक्वल कहाँ है। ठीक, रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो ए बी की जगह दुनिया का आप कोई भी नंबर रख दें, ये दो मैट्रिक्स इक्वल हो नहीं सकती हैं कभी भी। ठीक, तो आप लिखोगे फॉर नो वैल्यूज, फॉर नो वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, टू मैट्रिक्सेस, फॉर नो वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल। यानी ए और बी के किसी भी मान के लिए दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। अब इसी में स्लाइड सा चेंज करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल ओवर Z5 फील्ड कीजिए आप, ओवर Z5 फील्ड। अब क्वेश्चन माइनर सा चेंज हो गया कि ए और बी के किन मानों के लिए जो ये मैट्रिक्स ए और बी दे रखी है आपको, अब ये Z5 फील्ड, कुछ फील्ड नहीं कर रखा था तो आप सबसे बड़ा फील्ड होती है कौन सा, कॉम्प्लेक्स। स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बता रखा है, अगर बाय डिफॉल्ट कोई फील्ड नहीं दिया है तो आप कॉम्प्लेक्स फील्ड लेंगे। अभी उसने Z5 फील्ड दिया है। ठीक, तो Z5 फील्ड के ऊपर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो ए और बी की क्या वैल्यूज होंगी ये आपको फाइंड आउट करना है। आइए सॉल्यूशन में,
तो आपका आंसर अभी भी होगा, आपका अभी भी आंसर ऐसा ही होगा ना कि 4 नो वैल्यूज ऑफ ए एंड बी टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल, यानी ए और बी के कोई भी वैल्यूज रख दो, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इस जगह पे 1 बैठा है, इस जगह पे 6 बैठा है, ठीक। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स फील्ड में तो चल गया था, कॉम्प्लेक्स फील्ड में चल गया था। जरा देखिए Z5 फील्ड है यहाँ, Z5 फील्ड में क्या पता 1 6 के बराबर हो। Z5 फील्ड तो समझते हो ना, 5 से डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर बचेगा वो एलिमेंट बचता है। Z5 फील्ड, Zn फील्ड आपको सुना होगा, मॉड्यूलस फील्ड कहते हैं इसको, मॉड्यूलो फील्ड, ठीक। Z5 इसमें 0 आता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक। ये एक एलिमेंट नहीं बल्कि एक क्लास होती है, ठीक। ये रेजिड्यू क्लास कहलाता है, ठीक। यानी कि जिनका रिमाइंडर 0 आएगा, ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे, 5 से डिवाइड करो, जिनका रिमाइंडर 0 बचेगा वो इस क्लास में आएंगे। कहने का मीनिंग 0 किस में बचेगा, अगर आप 0 लिखते हैं तब तो आएगा ही 0 तो, ठीक। 5 लिखते हैं तो ज़रा 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा। 10 लिखिए ज़रा, डिवाइड करोगे रिमाइंडर अभी भी 0 आएगा, ठीक। 15 रिमाइंडर 0, ऐसे ही 5 के मल्टीपल है ना, यानी कि इस 0 क्लास में कौन आएंगे, 5 के मल्टीपल 5 ऑफ T1 सच दैट ये T1 क्या कहाँ किस सेट से आएगा, इंटीजर से, ठीक है ना। Z का मीनिंग ही इंटीजर होता है, ठीक। उसी प्रकार से क्लास 1 में कौन से एलिमेंट आएंगे, ऐसे एलिमेंट जिनमें रिमाइंडर 5 से डिवाइड करने के बाद 1 शेष रहे, जैसे 1 6 11 16 अप टू 100। कहने का मीनिंग इस स्वरूप के हो ये एलिमेंट, 5T2 + 1 है ना, रिमाइंडर ऑलवेज 1 रहना चाहिए, ये T2 बिलोंगिंग टू इंटीजर, ठीक। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपने कॉलेज टाइम में ये नहीं पढ़ा था Z5, वैसे मॉडर्न अलजेब्रा का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, पढ़ा ही होगा आपने, ठीक। अगर जिस बच्चे के माइंड से स्किप हो गया है तो इस प्रकार से नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार 2 क्लास है ना, क्लास 2 में कौन से एलिमेंट आएंगे, 5T + 2 टाइप के, जिनका रिमाइंडर 2 बचे 5 से डिवाइड करने के बाद। 3 क्लास में 5T + 3, 4 क्लास में 5T + 4 टाइप के मेंबर आएंगे, ठीक। 5 से डिवाइड करने पर जिनका रिमाइंडर 4 बचे, ठीक। ये रेजिड्यूज कहलाते हैं, क्योंकि ये रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचते हैं 0 1 2 3 4, इतने ही तो रिमाइंडर बच सकते हैं 5 से डिवाइड करने के बाद। 5 नहीं आएगा ना, क्योंकि 5 तो वापस 0 वाली क्लास में चले जाएगा, 6 1 वाली क्लास में जाएगा। इसके अलावा जो भी हायर नंबर लोगे इन्हीं के क्लास में आ जाएंगे वो, ठीक। ये मॉड्यूलस फील्ड कहलाता है, इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं है तो आप नोट कर लें इसको। देखिए फिर इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, देखते हैं 2 मैट्रिक्सेस आपने इक्वल दिखाने, ठीक। तो देखते हैं ये और ये इक्वल है क्या Z5 के अंदर। Z5 में इक्वलिटी नहीं कहा जाता है, वैसे कंगुरेंट कहते हैं, ठीक। एक दूसरे का कंगुरेंट है या नहीं, है ना, इक्विवेलेंट, ठीक। क्या 1 6 के इक्विवेलेंट होगा ओवर Z5, यहाँ इक्वलिटी नहीं चलेगा, इक्विवेलेंट चलेगा, ठीक। देखो अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं इस 1 को तो 1 रिमाइंडर बचता है, इसको डिवाइड करते हैं तो भी 1 रिमाइंडर बचता है, ठीक। पहली बात तो ऑर्डर से मैं 2/2 2/2 नेसेसरी कंडीशन फुलफिल है, ठीक। इस प्लेस पे 1 बैठा है, उस प्लेस पे 6, लेकिन ये तो Z5 फील्ड पे कंगुरेंट होते हैं, मीन्स सेम होते हैं, क्योंकि इनकी क्लास सेम होती है 1 और 6 की। तो आप लिखिए ओवर Z5 फील्ड, ओवर Z5 फील्ड 1 इज इक्विवेलेंट टू 6, ठीक है ना। इसका रिमाइंडर भी 1, इसका रिमाइंडर भी 1, आपको आता होगा, बेसिक सा है। देखिए यहाँ 2, अगर उसको 7 को 5 से डिवाइड करते हो तो भी रिमाइंडर 2, ये तो सेम क्लास के हैं, मीन्स इक्विवेलेंट है। 2 इक्विवेलेंट टू 7, 2 7 के इक्विवेलेंट है, ठीक। इसी प्रकार से A इक्विवेलेंट हो जाएगा 0 के, A इक्विवेलेंट टू 0, यानी कि A 0 क्लास का एलिमेंट है। अगर A 0 का है तो अभी बताया था 0 क्लास किस स्वरूप का होगा, 5 के मल्टीपल में,
यानी कि a इज इक्वल टू 5t1, जहाँ t1 कोई इंटीजर है। ठीक, उसी प्रकार से सेकेंड एलिमेंट b, इसने कंगुरेंट होना चाहिए 8 के, b कंगुरेंट टू 8। जब 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर बचता है, यानी कि ये b 3 क्लास का कोई मेंबर होगा। b इक्वल टू 3 क्लास का मेंबर मीन्स 5 ऑफ t2 प्लस 3 सच दैट t2 बिलोंगिंग टू इंटीजर। दिख रहा है नीचे तक? ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 5 ऑफ t1, b की वैल्यू आ गई 5t2 प्लस 3, t1 t2 इंटीजर। ठीक, a और b की वैल्यू ढूंढो कह रहा था, तो Z5 फील्ड में पॉसिबल हो गया। देखिए, यही कॉम्प्लेक्स फील्ड में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अदर फील्ड लो, मॉड्यूलस फील्ड के अलावा कोई भी फील्ड लो, वहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन Z5 फील्ड में 1 और 6 तो कंगुरेंट होते हैं, 2 और 7 सेम क्लास के मीन्स कंगुरेंट हैं, यानी कि इन प्लेसेस पे जिनके कारण दिक्कत आ रही थी Z5 फील्ड में वो दिक्कत दूर हो गई, तो हम a और b की वैल्यू यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ठीक, ये बेहतरीन सा क्वेश्चन था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड। ठीक, तो आपने कुछ भी टॉपिक पहले पढ़े भी हैं तो नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है ना, इसलिए स्किप नहीं करना है, एक फ्लो में आपको वीडियो देखते जाना है, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक, 6-7 महीने में आपकी नॉलेज शिखर तक पहुंच जाएगी अगर आप बिल्कुल कंटिन्यूटी बनाए रखें। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस की ये थ्योरी क्लियर हो गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं अगले बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर, एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। इसमें खास सीखने को तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपको पहले से आती हैं चीज़ें, फिर भी हम हर एक टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, पढ़ाते हुए चलेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्स का एडिशन। आप जानते हो 2 मैट्रिक्स कन्फर्मेबल होती हैं फॉर एडिशन इफ देयर साइज इज सेम। ठीक, 2 सेम साइज की मैट्रिक्सेस होंगी तभी आप सम कर पाते हैं, अदरवाइज आप सम नहीं कर पाएंगे। ठीक, यानी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर या साइज लिखें अच्छे और अच्छा रहेगा। साइज एक जनरल वर्ड होता है, साइज शुड बी सेम, साइज शुड बी सेम। जब साइज सेम हो गया तो मान लो एक मैट्रिक्स ए आई जे जिसका ऑर्डर m/n है, दूसरी मैट्रिक्स बी आई जे जिसका ऑर्डर भी m/n है, सेम साइज होगा तभी आप ऐड कर पाते। तो इनका जो एडिशन है a प्लस बी, उसको आप एक मैट्रिक्स अगर c से डिनोट करें तो जो मैट्रिक्स c आएगा, इनको ऐड करने के बाद मैट्रिक्स मिलेगा। अगर उसके एलिमेंट को Cij बोलें तो इसका ऑर्डर भी m/n ही रहेगा। ठीक, एडिशन में ऑर्डर सेम रहता है, मीन्स साइज सेम रहता है। और जो ये Cij होगा, ये जो Cij है Aij और Bij का सम होगा, Aij प्लस Bij का सम होगा। ये एक आध i के लिए नहीं, फॉर ऑल i एंड जे, i और j के हर एक वैल्यू के लिए ऐसा होगा। ठीक, यानी कि अगर C11 आप जब एलिमेंट ढूंढोगे तो A11 प्लस B11 है ना, A का जो एलिमेंट है फर्स्ट प्लेस पे, B का जो एलिमेंट है फर्स्ट प्लेस पे, वो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि A और B के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे आपस में। ठीक, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि थ्योरी आपकी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन लिखिए, यदि W U0 प्लस x -1 to y is equal to 1 1 0 0, then find x plus y plus u plus w।
देन फाइंड x प्लस वाई प्लस यू प्लस डब्ल्यू। आपने इनका सम देखना है, इनका जो एडिशन कितना आएगा ये आपसे पूछा गया है। सॉल्यूशन देखिए इन दोनों का साइज सेम है, ऐड हो सकते हैं। 2/2 इसका भी साइज 2/2, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनी OBS था उसका साइज भी क्या होगा, सेम, यानी कि 2/2 ऑर्डर का। तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से 1 प्लस एक्स आपको कितना मिलेगा 1, तो यहाँ से x की वैल्यू 0। उसी प्रकार w माइनस 1 इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ से w की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर देखिए u प्लस 2 0, तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी -2। फिर देखें 0 प्लस वाई मीन्स y इज इक्वल टू 1। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन चारों को। तो यहाँ से देखिए x प्लस वाई प्लस यू प्लस डब्ल्यू कितना आ जाएगा, x आपके पास 0 1 यानी कि 1 -2 -1 प्लस 1 0, तो इसका जो समीशन है 0, ये आंसर आ गया। ठीक, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन आपने सीख लिया, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स एडिशन की हो सकती है। ठीक, हेडिंग लगाइए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। देखिए पहले तो 2 मैट्रिक्स या 3 मैट्रिक्स ले लीजिए, क्योंकि एसोसिएटिव दिखाना है तो 3 मैट्रिक्स आपको कम से कम चाहिए। A इक्वल टू AIJ m/n ऑर्डर का, m/n साइज। दूसरा मैट्रिक्स B जिसका साइज ले लीजिए आप m/n, क्योंकि सेम साइज लोगे, क्योंकि आपने समीशन करना है, समीशन में सेम साइज चाहिए। तीसरी मैट्रिक्स C लें, Cij m/n साइज की। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव होता है मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है, यानी कि अगर आप a प्लस बी करें तो देखिए a का एलिमेंट Aij और Bij ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। एडिशन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, साइज अभी भी m/n ही रहेगा। ठीक, अब देखिए ये Aij और Bij किस फील्ड के मेंबर होंगे, आपको पहले लेक्चर में बता रखा है। फील्ड जब अननोन हो, कुछ दिया ना हो, तो आप कॉम्प्लेक्स मानेंगे। इन केस ऑफ मैट्रिक्सेस पूरी लीनियर अलजेब्रा में जहाँ भी आपको फील्ड नहीं दिया है, तो आप सबसे बड़ा फील्ड कॉम्प्लेक्स फील्ड लेंगे। ठीक, तो Aij Bij मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर तो कम्यूट करते हैं। Aij प्लस Bij कहूँ या Bij प्लस Aij, बात एक ही रहेगी। यह आ जाएगा Bij प्लस Aij, यानी कि इसको आप B प्लस A लिख सकते हैं। ठीक, कहने को तो मैट्रिक्स ने कम्यूट किया, लेकिन असली खेल उसमें रहने वाले एलिमेंट्स ने खेला, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर थे और कॉम्प्लेक्स कम्यूट करते हैं। तो उस प्रॉपर्टी से दोनों मैट्रिक्स भी कम्यूट कर गए। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। दूसरी प्रॉपर्टी आप लिखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव के लिए 3 मैट्रिक्स आपको कम से कम चाहिए, जो कि आपके पास पहले ही हमने कंसीडर कर रखी है। आप एसोसिएटिव को अपने शब्दों में ब्रैकेट शिफ्ट वाली प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक, ब्रैकेट पहले किन्हीं 2 में लगाया, फिर बाद में किन्हीं 2 में, तो मैट्रिक्स के एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मीनिंग, आप A प्लस बी प्लस सी निकालें। ठीक, ज़रा ऐड करो। पहले A प्लस बी को आपने ऐड किया, तो ये आया Aij प्लस Bij। फिर आपने इसको C के साथ ऐड करना है, मीन्स Cij एलिमेंट आए। इन दोनों मैट्रिक्स को आपने ऐड किया। ठीक, यानी कि पहले ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर तो एसोसिएट होते हैं, मीन्स ब्रैकेट उनमें शिफ्ट किया जा सकता है। इन 2 में ब्रैकेट है, अब इन 2 में आप ब्रैकेट को शिफ्ट कर सकते हो। कहने का मीनिंग, यहाँ ब्रैकेट हटा दो, Cij ही रहने दो। ठीक, तो देखिए इसको आप Aij प्लस ब्रैकेट उनके साथ शिफ्ट कर दिया, Bij प्लस Cij।
ठीक, यानी कि ए इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स, बी उसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स, सी, यानी कि जो मैट्रिक्स एडिशन है वो एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव, कहने को मैट्रिक्स ने एसोसिएट किया, लेकिन जो एक्चुअल गेम खेला वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर ने खेला, उनके एलिमेंट्स। ठीक, फिर आपने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स के बारे में सुना होगा मॉडर्न अलजेब्रा में। ठीक, हल्का सा देखिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ देंगे हम। अब देखिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो किसी एलिमेंट का नहीं होता है, पूरे एक सेट का होता है। जैसे आप रियल नंबर लो, रियल नंबर में जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, वो किसी पर्टिकुलर मेंबर का नहीं होता है, बल्कि पूरे सेट R के लिए डिफाइंड होता है ना। पूरे R का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आपने शो करना है तो एक सेट कंसीडर करना होगा। तो मैं एक सेट S कंसीडर करता हूँ जिसमें m/n ऑर्डर की मैट्रिक्सेज हैं, m/n ऑर्डर की मैट्रिक्सेज हैं इस सेट S में। आप जानते हैं m और n नेचुरल होने चाहिए, ठीक है ना। तो जो साइज होता है फ्रैक्शन में नहीं होता है, नहीं नेगेटिव होता है, प्योर नेचुरल नंबर में होता है। ठीक, 1/1, 2/3, 3/4 जो भी साइज होगा वो नेचुरल में होगा। ठीक, तो आपने एक सेट कंसीडर किया जिसमें m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स रह सकती है। ठीक, तो और जो फील्ड है f लेते हैं हम। ठीक, फील्ड f यानी कि जो मेंबर है aij बिलोंगिंग टू फील्ड f ले लिया। अब ये फील्ड f कुछ भी हो सकता है, आप रियल नंबर ले लें, रैशनल नंबर ले लें, ठीक, या फिर कॉम्प्लेक्स ले लें, लेकिन सावधान आप इंटीजर नहीं ले सकते हो इस जगह, फील्ड ही लेना है आपने केवल। इंटीजर फील्ड नहीं बनाता है, ठीक, नहीं नेचुरल फील्ड बनाता है, ठीक, इरेशनल भी फील्ड नहीं बनाते। तो कहने का मीनिंग आपने केवल f की जगह वही रखना है, वही सेट रखने हैं जो फील्ड बनाते हैं। ठीक, सबसे बड़ा फील्ड कॉम्प्लेक्स ही होगा। आप रियल रख सकते हैं इसकी जगह, रैशनल रख सकते हैं। तो अब देखिए इसके रेफरेंस में आपने ये देखना है कि जो ये सेट S है ये एबिलियन ग्रुप बनाता है। जो ये सेट S है, सेट S इज एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप ओवर F अंडर एडिशन। सेट S इस फील्ड F के ऊपर, फील्ड F क्या लेते हैं आपको बता दिया गया है। ठीक, एडिशन के तहत एबिलियन ग्रुप बनाते हैं। ठीक, अगर आपने मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ी है कॉलेज टाइम में अच्छे से, तो एबिलियन ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी का दूसरा नाम कम्यूटेटिव ग्रुप भी होता है, कम्यूटेटिव ग्रुप। पहली बात तो ग्रुप होनी चाहिए, ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज आपको याद होगी। ठीक, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक, उसी में अगर यदि कम्यूट आप ऐड कर दें, कम्यूट प्रॉपर्टी भी ऐड कर दें, तो उसको कहा जाता है कम्यूटेटिव ग्रुप या एबिलियन ग्रुप। ठीक, यानी कि कुल मिला के आपने एबिलियन ग्रुप दिखाना है तो 5 प्रॉपर्टीज शो करनी होती थी। ठीक, वैसे ये टॉपिक मॉडर्न अलजेब्रा का है, फिर भी हल्का टच आपको दे दें। देखिए कैसे ये एबिलियन ग्रुप बनाएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर होनी चाहिए। देखिए क्लोजर है या नहीं। ठीक, 2 मैट्रिक्स लीजिए m/n, दूसरी मैट्रिक्स सेट S से ही, सेट S से ले रहे हो तो उसका साइज भी m/n होगा। जब इन 2 मैट्रिक्स को आप ऐड करते हैं तो m/n की ही मिलेगी, है ना। एडिशन में साइज चेंज नहीं होता है, यानी कि m/n साइज है तो सेट S में रह सकता है, क्योंकि सेट S में m/n ऑर्डर की मैट्रिक्सेस रहती हैं बिलोंगिंग टू S। ठीक है ना, यानी कि 2 मेंबर सेट S से लिया, उनका एडिशन किया, उसके बाद भी जो मेंबर मिला वो सेट S का ही आ रहा है, तो ये एडिशन के तहत क्लोज्ड है। सेट S इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। दूसरी प्रॉपर्टी आएगी इसमें, क्लोजर के बाद आपने एसोसिएटिव दिखाना होता है। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। ठीक, एसोसिएटिव तो हम दिखा ही चुके हैं, अभी तो कहा था कि मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएट प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, तो एसोसिएटिव तो है ही। ठीक, कोई भी 2 मेंबर लोगे, सॉरी कोई भी 3 मेंबर लोगे तो एसोसिएटिव होंगे एडिशन के तहत, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होता है।
ठीक, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक, आप जानते हैं जीरो मैट्रिक्स आइडेंटिटी का काम करेगी एडिशन के तहत, यानी कि अगर आप a m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स उठाते हो सेट S से, इसमें m/n की ही जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं, m/n की ही जीरो मैट्रिक्स ऐड करें तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस m/n साइज़ की मैट्रिक्स मिलेगी। तो जीरो m/n इस सेट S के लिए एडिटिव आइडेंटिटी का काम करते हैं। ठीक, यानी कि आप कहेंगे कि सेट S में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी फुलफिल कर रहा है ये। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो आप जानते हैं अगर एक मैट्रिक्स आप सेट S से उठाएं m/n, तो ऑलवेज इसका जो इनवर्स होगा -a m/n होगा। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइज तो चेंज होना नहीं है, उसने भी कहाँ लाई करना है, सेट S में। ठीक, इसने भी कहाँ लाई करना है, सेट S में, सच दैट इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं m/n प्लस -a m/n, तो इसने आइडेंटिटी दे देना है 0 m/n। ठीक, जब दो मैट्रिक्सेज आइडेंटिटी दे देते हैं तो उस ऑपरेशन के तहत एक दूसरे के वो इन्वर्स होते हैं। तो -a m/n एडिशन के तहत a m/n का इन्वर्स है। ठीक, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी ये फुलफिल कर रहा है। तो इन चार प्रॉपर्टीज से, ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई थी। ठीक, तो इन चार प्रॉपर्टीज से ये इम्प्लाई हो गया कि जो सेट S है ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर एडिशन, एडिशन के तहत ये ग्रुप फॉर्म करता है। इसमें एक फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव भी अगर ऐड हो जाए तो ये कम्यूटेटिव ग्रुप या एबेलियन ग्रुप कहलाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और हमने अभी अभी पढ़ा था जो मैट्रिक्स एडिशन है वो तो कम्यूट करती हैं, मैट्रिक्स एडिशन तो कम्यूट करती ही है। ठीक, m/n साइज के लोग ये, क्योंकि सेट S से लेना है मेंबर्स, तो सेट S के कोई भी दो मेंबर लोग वो एडिशन के तहत कम्यूट तो कर ही जाते हैं। ठीक, कहने का मीनिंग जो ये S है ये कम्यूटेटिव ग्रुप या एबेलियन ग्रुप है, एबेलियन ग्रुप, वो भी एडिशन के तहत ओवरफील्ड F। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये टोटल थी आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। आई होप आपको पहले से आती होंगी, नहीं आती हैं तो आप पॉज करके जो नोट करने लायक हैं नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन। ये भी आसान सा टॉपिक आपको आता ही होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आप जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके साइज में कोई फ़र्क नहीं आएगा, और हर एक प्लेस का मेंबर अगर स्केलर k है तो k से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स aij m/n साइज की है, k आपके पास कोई स्केलर है, k कोई स्केलर है, तो जब आप इस मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हर एक प्लेस वाले मेंबर को मल्टीप्लाई कर देता है। और ख़ास बात ये रहती है कि इसका ऑर्डर यानी कि साइज चेंज नहीं होगा। ठीक, या इसी को रेसिप्रोकल करें, रेसिप्रोकल क्या कर सकते हैं, अगर k हर एक मेंबर से मल्टीप्लाई है तो वो कॉमन आ जाएगा। ठीक, यानी कि कोई मैट्रिक्स अगर कॉमन दिखता है जैसे 2 4 6 8, जैसे आपको 2 कॉमन दिख रहा है हर एक मेंबर में, तो आप 2 बाहर ला सकते हो, बचेगा 1 2 3 4। ठीक, तो इस प्रकार से स्केलर से मल्टीप्लाई करना तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कॉमन दिख रहा है एलिमेंट्स में तो बाहर भी ला सकते हो उस स्केलर को। ठीक, दो तरफा आपको आना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अगला हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टीज
ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज, मान लीजिए ए और बी है ना सेम साइज के मैट्रिक्सेज हैं, सेम साइज के मैट्रिक्सेज K1 K2, या इसको A1 A2 कहो तो ज़्यादा अच्छा है। A1 A2 दो मैट्रिक्स ले लो जिनका साइज सेम है। K1 K2 कोई दो स्केलर, कोई दो स्केलर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि अगर K1 से मल्टीप्लाई करते हो दो मैट्रिक्स के सम को A1 प्लस A2 को, तो ये इससे मल्टीप्लाई यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है K1 A1 प्लस K2 A2। प्रूफ करना बहुत इजी। इसका एलिमेंट Aij लीजिए, इसका एलिमेंट Bij, Aij प्लस Bij कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो जाएंगे, वो किसी से मल्टीप्लाई कीजिए। या फिर ऐसा कहो कि यहाँ पर क्या आएंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको किसी कॉम्प्लेक्स, अब ये स्केलर क्या हो सकता है मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स हो सकता है, उससे बाहर का तो होगा नहीं, ठीक। स्केलर कॉम्प्लेक्स ही हो सकता है मैक्सिमम, ठीक। तो ये इस प्रकार से तीनों कॉम्प्लेक्स आएंगे इस जगह पे, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। जिस प्रकार आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ए कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ए कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा, ए कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आयोटा, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा डिस्ट्रीब्यूट करके। तो उसी प्रकार इनके अंदर भी क्या है, कहने को मैट्रिक्सेस हैं, लेकिन इनके अंदर मैक्सिमम क्या लाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो मैट्रिक्स तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएंगे। तो जो जो प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर शो करती हैं वो आपके पास मैट्रिक्सेज शो करने लगेंगी, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट में संभव नहीं होगा, ठीक। प्रोडक्ट में थोड़ा कहानी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि वहाँ एलिमेंट खेलते नहीं हैं सीधे सीधे, है ना, उनका प्रोडक्ट खेलता है, इसलिए वहाँ कहानी चेंज हो जाएगी, लेकिन समीशन में कोई चेंज नहीं होगा। समीशन में कॉम्प्लेक्स नंबर जो जो प्रॉपर्टीज़ खेल रही हैं, जो जो प्रॉपर्टीज शो कर रही हैं, वो मैट्रिक्सेस भी शो करती है, ठीक। एक तो ये प्रॉपर्टी आपके पास प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओबियस है वो। दूसरा, अगर आप दो स्केलर्स K1 प्लस K2 को किसी मैट्रिक्स A1 से मल्टीप्लाई करते हो तो इस मैट्रिक्स को भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। K1 A1 लिख सकते हैं इसको, प्लस K2 A2। फिर वही कहने को मैट्रिक्सेस हैं, लेकिन इसके अंदर है क्या है एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। कॉम्प्लेक्स को K1 K2 से मल्टीप्लाई करो, ऐड करके मल्टीप्लाई करो, या अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड करो, आंसर सेम रहता है, ठीक। तो ये प्रॉपर्टीज थे आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक। अब हेडिंग लगाइए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है, इसका ये मीनिंग नहीं है कि आप टॉपिक को स्किप कर दें। आपको बहुत कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी जो आके क्वेश्चंस में हेल्पफुल होगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आप जानते हैं दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए तभी कन्फर्मेबल होती हैं जब उनका पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल हो, ठीक। आप मैट्रिक्स इस प्रकार लेंगे Aij m/n एंड B इक्वल टू Bjk। मैंने J ही क्यों लिया, क्योंकि इसका कॉलम J से डिनोट कर रहे हो तो उसका रो आना चाहिए J, ठीक। आप जानते हो उसका कॉलम उसके रो के इक्वल होता है, तो Bjk इसका साइज होगा n/p। n/p साइज लेने का भी यही कारण है कि इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो n इक्वल टू तो n हो गया, उसके बाद जो m और p ये डिसाइड करेंगे जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसका साइज। यानी कि अगर a इंटू बी को एक मैट्रिक्स C बोलते हैं तो उसका जो साइज आएगा वो m/p का होगा, ठीक। तो इसका जो एलिमेंट बोलोगे आप प्रोडक्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट, अगर आपने i j k के टर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, देखो प्रोडक्ट ट्रांजिशन रूल को फॉलो करता है, ट्रांजिशन रूल को फॉलो करता है, यानी कि i j j k है तो ट्रांजिशन होके i k आएगा, यानी कि प्रोडक्ट एलिमेंट i kth आएगा, i k, ठीक है ना। j और j गायब हो जाएगा, कौन सा एलिमेंट आएगा i k, ठीक। और इसका जो साइज है ये कितना होगा m/p, ठीक। अब जो Cik है इनको हमने Aij Bjk के टर्म में लिखना होगा, ठीक।
तो जो ये CIK होता है मेंबर, यानी कि IKth एलिमेंट बोलोगे इसको, IKth एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स C, ये AIJ BIJ का प्रोडक्ट होगा, लेकिन उनका समीशन के साथ, यानी कि AIJ इंटू BJ के समीशन J वेरी करता है, J वेरी करता है 1 से N तक, 1 से N तक। यानी कि जैसे आपको एलिमेंट C11 चाहिए, ठीक, C11 जैसे आपने दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट की, तो जो एलिमेंट जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आता है, ठीक, C11 चाहिए, 11 चाहिए इसकी जगह, यानी कि I की जगह आप 1 रखेंगे, K की जगह 1, तब जाके तो इस प्लेस का मेंबर मिलेगा आपको, ठीक। तो जैसे आप 1 1 रखा आपने I और K की जगह, I1 K1 फिक्स हो गया। अब J को वेरी कराइए 1 से N तक, उनका सम करते रहिए। अब देखो N कितना है यहाँ, 2/2 ले रखा है, तो N 2 तक वेरी करवाना है, ठीक, 2 तक वेरी करवाना है मीन्स पहले इन दो को तो 1 1 फिक्स किया, यहाँ पहले 1 रखिए फिर 2 रखिए, ये आ जाएगा आपके पास 1 1। इस जगह पे जो एलिमेंट आएगा वो किस रूप में आ जाएगा, आपने 1 रखा किसकी जगह, I की जगह, J की जगह भी 1, A11, यहाँ J की जगह 1 रखना है, K की जगह 1, B11, फिर प्लस देखिए समीशन मीन्स प्लस करना है, फिर दूसरा रखिए अब J की वैल्यू 2, J 2 रखते हैं तो ये A12 मिलता है, A12, और J की जगह आपने रखना है 2, उसकी जगह तो 1 ही है, B21, यानी कि C11 वाला जो मेंबर था वो मिलने लगेगा आपको, ठीक, 1 1 रखा तो इस रूप में। और आप मल्टीप्लिकेशन पहले सीखते आए हैं, A11 A12 A21 A22, जो आपका ट्रेडिशनल तरीका था यहाँ एलिमेंट निकालने का, ज़रा वो लगा के देखिए क्या सही आ रहा है यानी, ठीक। ये B11 B12 B21 B22, ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए पहली रो से, पहले कॉलम को आप मल्टीप्लाई करोगे इस मेंबर के लिए, ठीक, A11 B11 मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस A12 B21 A12 B2, ठीक। वेरीफाई भी हो गया कि जो ये हमने जनरल टर्म लिख दिया है ये बिल्कुल सही है। ट्रेडिशनल जो तरीका था अभी तक आप मल्टीप्लाई करते आ रहे मैट्रिक्स, इसी प्रकार करते हो रो से कॉलम को, तो उसने वेरीफाई कर दिया कि जो ये टर्म लिखा है बिल्कुल राइट लिखा है, ठीक। तो कुल मिला के जो प्रोडक्ट का जनरल एलिमेंट आएगा, अगर ए के एलिमेंट को IJ कह रहे हो, IJth एलिमेंट, इसको बोलोगे JKth एलिमेंट, ठीक। तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है वो IKth एलिमेंट मिलेगा, देख सकते हो IKth, जो बीच वाला है कॉमन एलिमेंट J, उसको वेरी करवाओगे 1 to N। इस फॉर्म में सीखना जरूरी है, ठीक, आगे इसी का यूज करोगे। बाय द वे आपको 10/10 मैट्रिक्स मिल गई, ठीक, इस ट्रेडिशनल तरीके से आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगी, ठीक। उस टाइम काम यही आएगा आपके समीशन वाला तरीका, ठीक। इसलिए आपने इसको गौर से देखना है कि A का IJth एलिमेंट, B का JKth एलिमेंट, तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का IKth एलिमेंट मिलेगा। और किस फॉर्म में मिलेगा, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, IJ BJ के दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और जो कॉमन है उसमें सबस्क्रिप्ट कॉमन है, J कॉमन था, उसको वेरी करवाओ 1 से उसके ऑर्डर तक, 1 से उनके ऑर्डर तक वेरी करवाओ, तब जाके आपको प्रोडक्ट का समीशन पता चल जाएगा। मीन्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट जैसे C11 पता चल जाएगा, C12 C13, ठीक है ना। जैसे लॉन्ग साइज की मैट्रिक्स होगी आपकी 50/50 मैट्रिक्स है ना, साइज की मैट्रिक्स होगी, और वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट पूछ देगा A20 21 बताइए, ठीक, 20th रो 21th कॉलम का मेंबर बताइए, तब जाके तो यही काम आएगा उस केस में, ठीक। कहाँ में उनको मल्टीप्लाई कर पाओगे, 50/50 ऑर्डर की अगर दो मैट्रिक्सेस आपको दे रखी है, कहाँ ट्रेडिशनल तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट पूछेगा, तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले से आप पर्टिकुलर एलिमेंट निकालोगे, ठीक। जैसे 50/50 पूछ दे आपसे, C50/50, ठीक, तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ 50 रखेंगे किसकी जगह, I की जगह 50, K की जगह 50, J को वेरी कराओगे 1 to जितने भी उसका ऑर्डर होगा, ठीक। इस प्रकार सम करके आप उस एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट को बता सकते हैं वहाँ पे, ठीक। तो इसलिए ये तरीका सीखना ज़रूरी है। अब आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक चीज़ डीप में पढ़नी ज़रूरी है, ठीक, खाली उथला उथला पढ़ के नहीं हो पाएगा। देखिए फिर कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कशन करते हैं इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। पहले तो क्वेश्चन लिखिए, उसके जरिए आपको कुछ प्रॉपर्टी समझाते हैं मैट्रिक्स की।
लिखिए ए बराबर ये एक मैट्रिक्स है 3x3 की, दूसरी मैट्रिक्स मैंने लिया B इक्वल टू ये दूसरी मैट्रिक्स है, ठीक। इन दोनों का आपने प्रोडक्ट करना है, ए बी इज इक्वल टू व्हाट एंड बी ए इज इक्वल टू व्हाट, ठीक। अपनी ट्रेडिशनल तरीके से इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इसको कितने शॉर्ट वे में बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते थे, ट्रांजिशन वाला रूल अप्लाई करके। ट्रांजिशन वाला रूल अप्लाई करके चुटकी में ए बी और बी ए निकाल सकते हो, ठीक। पहले तो आप पॉज करके अपने ट्रेडिशनल तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी निकालिए और बी ए निकालिए, ठीक। आपने आई होप निकाल लिया होगा पॉज करके। देखिए इसके सॉल्यूशन पे मैं सबसे पहले मैट्रिक्स ए बी की बात करूंगा, ठीक। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, आपको दिख रहे हैं सारे एलिमेंट जीरो हैं। नॉन जीरो एलिमेंट इसका कौन है 1 3, इस एलिमेंट का नाम क्या होगा A13, 1 3 प्लेस का नंबर है, ठीक। आप जानते हो ये ट्रांजिशन किसके साथ करेगा, देखिए AIJ BJ के, इन्होंने ट्रांजिशन करके कौन सा एलिमेंट बनाया CI के, यानी कि जिसका जो कॉलम है वो ट्रांजिशन किससे करेगा, जिसका रो जे से स्टार्ट हो रहा, ठीक। ये देखिए 1 3 है, ट्रांजिशन किसके साथ शो करेगा, जो 3 से स्टार्ट हो रहा होगा, जिसका रो 3 होगा, कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। अब 3 से रो स्टार्ट होने वाले नंबर कौन होंगे, ये वाले, ये तीनों क्या हैं जीरो है, यानी कि ये मेंबर जिसके साथ ट्रांजिशन शो कर रहा है उनके साथ मल्टीप्लाई करके सम करोगे, 0 + 0 + 0 0 आ जाना, 1 3 प्लेस पे 0 आ जाना है ना। आपको पता चल गया कि 1 3 प्लेस का मेंबर 0 आना है, 1 3 प्लेस पे कौन सा मेंबर आना है आप 0, क्योंकि 1 3 ने प्रोडक्ट होके सम उन्हीं के साथ करना है जिनके साथ ट्रांजिशन शो करेगा। अब ये 3 आ रहा है लास्ट में, तो 3 से स्टार्ट होने वालों के साथ ट्रांजिशन दिखाएगा, इनके साथ तो दिखाएगा नहीं ट्रांजिशन, ठीक। 3 से पे समाप्त हो रहा है तो 3 से स्टार्ट होना पड़ेगा उसको, 3 1 3 2 3 3, ठीक। इनके साथ मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो देखिए 1 3 और जो ये मेंबर थे ये 1 3 प्लेस पे नंबर देंगे, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट करो 1 × 0 1 × 0 1 × 0, फिर सम करो 0 + 0 + 0 क्या आ जाना है 0, ठीक। एक ही तो नॉन जीरो एलिमेंट था, उसने तो 0 दे दिया सबके साथ। अब तो जो भी एलिमेंट है यहाँ क्या है 0, अब जो भी होगा इन एलिमेंट्री मल्टीप्लाई होके 0 हो जाना है फिर से, ठीक। तो ये मैट्रिक्स आपको 0 मैट्रिक्स मिल गई, ये मैट्रिक्स आपको 0 मैट्रिक्स मिल जाएगी। आपने ट्रेडिशनल तरीके से मल्टीप्लाई करके भी देखा होगा, ये 0 मैट्रिक्स आई होगी, ठीक। भविष्य के लिए आप ये याद रखें कि इसके जितने रो जीरोज हैं आपके पास, ठीक है ना, जितने रो जीरो हैं, ठीक। अगर मैं इसको एक ट्रिक के रूप में आपको बताऊं, ये तो हमने ट्रांजिशन वाला रूल लगाया, अगर मैं एक ट्रिक के तहत आपको मल्टीप्लाई करना सिखाऊं तो आप सबसे पहले ये देखोगे, जो पहली मैट्रिक्स है, ए पहली मैट्रिक्स है ना, इसके रोज नंबर देखो जो पूरे प्योर जीरो है, सेकेंड रो थर्ड रो जीरो है, तो प्रोडक्ट वाली भी सेकेंड रो थर्ड रो आप 0 लगा दें, ठीक। उसके बाद अब ये तो नॉन जीरो रो है, ठीक। फिर इसको चेक कर लीजिए, जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसका ट्रांजिशन चेक करो। नॉन जीरो एलिमेंट 1 3, ये 3 के साथ ट्रांजिशन दिखाएगा 3 रो के साथ, लेकिन वो सारे एलिमेंट के हैं 0। या दूसरा तरीका एक और है कि अब पहले मैट्रिक्स का तो रो देखिए कितने जीरोज हैं, पहले मैट्रिक्स के आपने रो देखे जितने ए मैट्रिक्स के रो 0 हैं, प्रोडक्ट मैट्रिक्स के भी उतने रो 0 आ जाते हैं, ठीक। फिर दूसरे मैट्रिक्स में आपने कॉलम देखने, कितने कॉलम 0 हैं, आपने देखा सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम 0 है, तो प्रोडक्ट का भी सेकंड और थर्ड कॉलम पूरा 0 बनाइए, ठीक। ए के 2 0 रोज थे, मैंने प्रोडक्ट के 2 जीरोज रो बना दिए। बी के 2 कॉलम 0 थे, तो मैंने प्रोडक्ट मैट्रिक्स के 2 कॉलम 0 बना दिए, ठीक। अब बचा यहाँ का मेंबर, ठीक। यहाँ का मेंबर कहाँ से आएगा, ये प्लेस क्या है 1 1 वाली प्लेस, ठीक। जब 1 3 इन 3 के साथ ट्रांजिशन दिखा के सम करेगा तब जाके यहाँ का मेंबर आना है, ठीक। 1 3 ने इनके साथ ट्रांजिशन दिखाना, लेकिन इन प्लेसेस में रहने वाले एलिमेंट तो 0 0 है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई
0, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, फिर ऐड करोगे 0 + 0 + 0, 0 ही आना है इसकी जगह भी। ये देखिए 0 मैट्रिक्स। ठीक, दोनों तरीके से हमने सिखा दिया ए बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इसी प्रकार आप बी ए ढूंढिए एंड मैट्रिक्स आप बी ए ढूंढे जरा। देखो मैट्रिक्स बी, फिर वही ट्रिक लगाइए, पहले में कौन मैट्रिक्स आ रही बी, उसके कितने रोज 0 हैं उतने प्रोडक्ट के भी 0 बना दो। 2 रोज 0 हैं इसके, लास्ट के 2 रोज प्रोडक्ट वाले भी 0 बना दें। ठीक, फिर उसके बाद जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके कॉलम देखिए कितने जीरोज हैं। ए के कॉलम कौन कौन से 0 है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम 0 है, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम यहाँ भी 0 बनाइए। ठीक, पहले के रोज देखिए, दूसरे के कॉलम देखिए, उनको 0 बना दीजिए डायरेक्ट। अब बचा यहाँ का एलिमेंट 1 3, यहाँ का एलिमेंट क्या बचा है 1 3। ठीक, तो देखिए उस जगह पे जो एलिमेंट आना है, पहले तो बी लो, मैट्रिक्स कौन है बी, इसका एक नॉन जीरो एलिमेंट कौन है 1 1। ये ट्रांजिशन किसके साथ शो करेगा, 1 से स्टार्ट होने वाले, 1 से स्टार्ट होने वाले मीन्स पहली रो। पहली रो में क्या नॉन जीरो एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, हाँ दिख रहे हैं 1 3 प्लेस पे। ठीक, जब ये 1 1 1 3 के साथ ट्रांजिशन दिखाएगा, 1 1 1 3 से ट्रांजिशन दिखाएगा, ये तो जे है ना कॉमन, ट्रांजिशन क्या होगा 1 2 3 चल देगा, ट्रांजिशन क्या आएगा 1 2 3। यानी कि इनका अगर आप प्रोडक्ट करोगे वो नंबर कहाँ जाएगा 1 3 पे, 1 3 1 1 ट्रांजिशन करके, अच्छा 1 1 1 3 ट्रांजिशन करके 1 3 आया, यानी कि प्रोडक्ट का 1 3 एलिमेंट कितना होगा 1 × 1, यानी कि 1 3 प्लेस पे जो एलिमेंट जाएगा वो 1 जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे एलिमेंट्स अब 0 हों, इक्का दुक्का नॉन जीरो दिख रहे हैं, तो ट्रांजिशन रूल आप अप्लाई करेंगे वहाँ। पहले तो पहली मैट्रिक्स के जितने रो जीरोज हैं प्रोडक्ट के भी उतने जीरोज बना दीजिए। दूसरी मैट्रिक्स में कॉलम देखो, जो भी 0 है यहाँ का भी कॉलम 0 करो। ठीक, फिर एलिमेंट्स का नॉमिनेशन करो, 1 3 1 1 था, आपने कहा 1 1 पहले लिखा क्योंकि बी ए निकालना था। ठीक, 1 1 फिर 1 3 ट्रांजिशन होके 1 3 फर्स्ट लास्ट आएगा 1 3, यानी 1 3 प्लेस पे इन दोनों का प्रोडक्ट जाना है 1 × 1। ठीक, इसके अलावा भी प्रोडक्ट करके 1 3 प्लेस पे नंबर जा सकता है, लेकिन वो प्लस के साथ जाएगा, जो भी 1 3 प्लेस पे जाएगा फिर प्लस लगेगा। ठीक, तो जैसे 1 3 पे 1 गया ना, कहीं अदर कॉम्बिनेशन से भी इस जगह दूसरा एलिमेंट आएगा तो फिर वो प्लस के साथ आएगा। ठीक, अभी इस प्रकार के भी मैट्रिक्सेस हम मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सीखने को मिलेगा। ठीक, फिलहाल आपको हल्का सा आइडिया आ गया होगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इनकी शॉर्टकट सीखनी जरूरी है। ठीक, ए बी इतना बी ए इतना आ गया। ठीक, यहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर हुई। पहली चीज़ क्या क्लियर हुई, देखो ए बी है ना, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों का प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स आया, लेकिन दोनों ही मैट्रिक्स नॉन जीरो थी। देखो तो ये नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है ना, यानी 2 नॉन जीरो का प्रोडक्ट भी 0 आ सकता है। ठीक, पॉइंट करने वाली बातें लिखिए, नोट पहला पॉइंट, इफ A is equal to B, sorry, if A into B is equal to 0, need not imply, ये होता है implies, इसको कट कर दो, need not imply, इसका ये मीनिंग नहीं है कि A 0 होगा और B 0 होगा, यानी 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 होने पर आप ये नहीं कह पाओगे कि दोनों मैट्रिक्स में से कम एक मैट्रिक्स 0 होगी, क्योंकि आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है, आपने 2 नॉन जीरो का प्रोडक्ट 0 दिखाया नहीं। ठीक, दूसरा नोट कीजिए, दूसरा पॉइंट नोट करें, नोट में ही आप दूसरा पॉइंट लिखें कि देख सकते हो A × B 0 मैट्रिक्स आया, B × A नॉन जीरो मैट्रिक्स, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, यानी ए बी बी ए के इक्वल है, जरूरी नहीं होगा। ए बी इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, ए बी नीड नॉट इक्वल टू बी ए लिखें, ए बी नीड नॉट इक्वल टू बी ए। नीड नॉट क्यों कह रहे हैं, अगर एक बंदे ने ऐसा लिख दिया, एक बंदे ने, इसको मिटा दें, एक बंदे ने ऐसा लिखा कि ए बी
नॉट इक्वल टू बी ए, वो आदमी भी रॉन्ग है। और एक आदमी लिख रहा है ए बी इज इक्वल टू बी ए, वो भी रॉन्ग है। ठीक, आप कंट्राडिक्शन दिखा सकते हो। अभी अभी हमने दिखाया कि जो प्रोडक्ट करके ए बी बी ए के बराबर नहीं था, एक एग्जाम्पल तो ये दे दिया। यानी कि इसका जो आदमी ये कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, उसके लिए तो अभी अभी हमने ये एग्जाम्पल किया है जिसमें ए बी जीरो मैट्रिक्स आ रही है, बी ए नॉन जीरो, दोनों अनइक्वल मैट्रिक्स आ रही, जबकि ये कह रहा है दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। मीन्स ये आदमी तो गलत है, क्योंकि इसके रेफरेंस में हमने एक एग्जाम्पल दे दिया है अभी अभी। अब जो आदमी ये कह रहा है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, उसके लिए भी हम एग्जाम्पल देते हैं उसको काटने के लिए। ठीक, कंट्राडिक्शन एग्जाम्पल कहते हैं इसको, काउंटर एग्जाम्पल। ठीक, किसी भी बंदे को काटना है तो आपने काउंटर एग्जाम्पल दिखा देना है, एक एग्जाम्पल ऐसा शो कर देना है कि जो ए बी इक्वल टू बी ए शो कर रहा है। ठीक, तो बहुत ईजी है, आप जानते हो। ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स लो या फिर आई इंटू ए करो, आना इसमें क्या है ए, देख सकते हैं ए इंटू आई लिखो या आई इंटू ए, यहाँ दोनों मैट्रिक्स कम्यूट कर रही है। ठीक, अब ए और बी के बारे में हमें पता थोड़ी ना है ना, बी के बदले हो सकता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी के चक्कर में तो वो कम्यूट कर जाएगा, या इसकी जगह स्केलर मैट्रिक्स ले लो या इसकी जगह जीरो मैट्रिक्स ले लो, उस केस में तो कम्यूट कर जाएगा। ठीक, दोनों चीज़ कहना गलत होगा। एक फॉरवर्ड लाइन में आपने ये कहना है कि ए बी नीड नॉट इक्वल टू बी ए बी नीड नॉट इक्वल टू बी ए बी बी ए के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मीन्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूट कर भी सकता है कुछ केसेस में और नहीं भी कर सकता है। ठीक, दोनों के फेवर में आपने एग्जाम्पल देने हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक, दो मैट्रिक्स कम्यूट कब करेंगे, जब ए बी इक्वल टू बी ए है और एंटी कम्यूट करते हैं ए बी इक्वल टू बी। तीसरा पॉइंट नोट में लिखिए, ए बी इज इक्वल टू बी ए होने पर आप कहेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूट कर रहा है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करता है, यानी दो मैट्रिक्सेस कम्यूटेटिव है। कहने का मीनिंग है कि ए एंड बी का प्रोडक्ट कम्यूट कर रहा है, क्योंकि सम तो हमेशा कम्यूट करता है। अगर दो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव है कह रहा है तो इसका मीनिंग प्रोडक्ट की ही बात कर रहा होगा, क्योंकि सम में तो हर कोई कम्यूट करता ही है। ठीक, तो ए एंड बी आर कम्यूटेटिव लिखो, इंप्लाइज ए एंड बी आर कम्यूटेटिव। अगर ए बी इक्वल टू बी है तो ए बी कम्यूटेटिव है, या आपसे कहा जाए ए एंड बी कम्यूटेटिव है तो आप ए बी इंटू ए बी को बी ए लिख सकते हो। ठीक, दोनों प्रोसेस चलेंगे, ये कहा जाए तो ये होगा, ये कहा जाए तो ये होगा। ठीक, लास्ट पॉइंट लिखें फोर्थ, ए बी इक्वल टू अगर माइनस बी ए आ जाए तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट ए एंड बी आर एंटी कम्यूट, ए एंड बी आर एंटी कम्यूट, एंटी कम्यूट। यानी अगर आपसे कहा जाए कि दो मैट्रिक्स एंटी कम्यूट करते हैं तो आप ए बी इक्वल टू माइनस बी ए लिखें, या आपसे कहा जाए ए बी इक्वल टू माइनस बी ए तो आप कह सकते हो ए एंड बी आर एंटी कम्यूट। ठीक, तो इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। इससे बचे हुए जो टॉपिक हैं, अभी मैट्रिक्स से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक आपने सीखनी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आप नोट्स बनाते रहें साथ साथ में। ठीक, अपने नोट्स बनाएं, अगर बाद में हमें हमारी साइट डेवलप हो जाएगी तो इसके नोट्स हम PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है कि आदमी स्वयं के अपने नोट्स बनाए। ठीक, तो आप जो जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं उनको आप अपनी नोटबुक में नोट भी करते रहें साथ साथ। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।